हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्भुत एजुकेशन पे। तो कैसे आप लोग, सब अच्छा? तो सर क्या चल रहा था अपना साइंस क्लास 9 का। सर फिजिक्स में कौन सा चैप्टर? साउंड। याद है आप लोग को अच्छे से? ठीक है सर। तो सर साउंड पूरा पढ़ चुके थे हम लोग। उसके जितने भी लेक्चर थे थ्योरी के, पहले दूसरे पार्ट में आ चुका था और तीसरे पार्ट में ब्लू टेस्ट जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन थे वो भी देख लिए थे। अब उस एक्सरसाइज की जो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो देखना अपने लोग के लिए बाकी है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो वो सबको एक एक करके हम लोग पूरा देखेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं देखने के लिए? सब रेडी हैं? तो चलिए आज का सेशन हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैक एक्सरसाइज को। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या लिखा है सर पहला क्वेश्चन? व्हाट इज साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस। बोला है कि साउंड क्या है और वो क्या कैसे प्रोड्यूस होता है ये पूछा है। तो अपने को पता है साउंड क्या है सर, एक मैकेनिकल एनर्जी है। क्या है सर? एक मैकेनिकल एनर्जी है जिससे हम सुन सकते हैं, क्या किसी चीज को समझ सकते हैं, यही ना है साउंड। और क्या है सर? वो क्या बोला, ये समझ सकते हैं हम, यही ना है साउंड। और क्या, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है। कोई दिक्कत है आपको? या फिर मैकेनिकल वेव बोल सकते हो आप, जो बोल सकते हो आप, मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा बेहतर है बोल सकते हो। तो समझ में आया। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है सर, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। जब वो वाइब्रेट करता है तो अपने वाले बगल वाले पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करता है फोर्स लगा के, फिर वो पार्टिकल्स अपने बगल वाले को कर करके साउंड अपने तक आता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, व्हाट इज साउंड। तो ये एक मैकेनिकल, सर साउंड इज ए मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ये ना सेंसेशन ऑफ हियरिंग। आगे क्या लिखा है, हाउ इट इज प्रोड्यूस। तो पता है हमको ये सर बॉडी के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है सर? अब दूसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो एक मिनट, मेरे फोन में दूसरा क्वेश्चन खुल नहीं रहा, एक मिनट हम खोल ले रहे हैं। सर दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट ना, निकाल ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आर प्रोड्यूस इन एयर नियर ए सोर्स ऑफ साउंड। जैसे आइए डायग्राम से समझाने बोला है, तो डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग। आ जा रहे हैं डायग्राम पे, ठीक है आगे सर। तो जैसे अपना कोई बेल है, ठीक है ना, घंटी बजाते हैं ना स्कूल में, उस पर हैमर चलाते हैं। तो वो क्या होता है सर, अपना लोग का क्या होता है वो सर, वो आगे पीछे होता है, वाइब्रेट करता है कि ना। तो जब वो क्या होगा, आगे आएगा, तो क्या होगा ना कि प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर पार्टिकल्स के बीच क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। उसके पार्टिकल इस तरीके से बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नजदीक। तो इसी को क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूर होते चलेंगे थोड़ा थोड़ा दूर, और एक बार ऐसा टाइम आएगा कि वो बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो ये आ गया आपका कंप्रेशन, और ये क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन। ये कैसे होगा सर, जब बेल अपना आगे पीछे होगा, जब आगे आएगा प्रेशर ज्यादा होगा तो कंप्रेशन, फिर अगर पीछे जाएगा तो सर प्रेशर कम हो जाएगा जिससे रिफ्रैक्शन बनेगा, और फिर जब नजदीक आएगा तो फिर कंप्रेशन बन जाएगा। ये कंप्रेशन फिर हो गया, फिर उसके बाद क्या सर, रिफ्रैक्शन, फिर थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जाके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके सर, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। बोल रहा है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके हमको बताइए कि साउंड को प्रोपोगेशन के लिए क्या चाहिए, मीडियम का नीड होता है, ऐसा करके दिखाइए। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपना कोई भी चीज जो मतलब जैसे वॉच ले लीजिए, उसमें बेल उल लगा हुआ हो, ठीक है, अलार्म लगा हुआ हो, उसको ले लीजिए, अलार्म टाइम सेट कर दीजिए, और एक जार लगा दीजिए नॉर्मली, ठीक है ना, उसमें एयर वगैरह होना चाहिए। तो अब क्या होगा, जब वो वाइब्रेट करेगा ना, क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मतलब जो भी अपना वो जो अपना वॉच है या अपना अलार्म बजेगा, तो साउंड आपको लगेगा कि आप तक पहुंच जा रहा है, साउंड आप तक पहुंच जा रहा है। लेकिन अब क्या कीजिए, थोड़ी देर बाद उस जार से आप क्या कीजिए, सारा निकाल लीजिए एयर, सारा एयर निकाल दीजिए और वैक्यूम कर दीजिए जगह को। अब उसके अंदर वो बेल दोबारा जब बजेगा ना, तो आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि सर साउंड को चलने के लिए मीडियम का जरूरत है, तभी जाके साउंड आप तक पहुंच पाएगा। क्लियर है बात? ओके। तो सर इसका भी आंसर आपको मिल गया। तो सर 3 क्वेश्चन अपने यहां तक हो गए हैं। अब सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है सर, व्हाई इज साउंड वेव कॉल्ड ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, आप ध्यान से समझिएगा।
तो साउंड वेव जो है सर वो ट्रैवल कर रहा है। किस तरीके से? इस तरीके से कुछ ट्रैवल करते करते हम लोग की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग की तरफ आ रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, इधर हम लोग की तरफ वो आ रहा है। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, जब साउंड वेव का डायरेक्शन इधर है प्रोपोगेशन का, अब क्या है ना कि वो जो जिससे जैसे मान लीजिए एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते करते वहां तक क्वेश्चन है अपने तक, तो अगर एयर के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इसी डायरेक्शन में है, इसके पैरेलल या उसी डायरेक्शन में है, समझा, जिस डायरेक्शन में क्या वेव का प्रोपोगेशन है साउंड वेव का, तो जब ये दोनों पैरेलल रहता है तो इसको हम कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कब? जब सर ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन, समझ में आया, और ये साउंड वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन सेम हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पैरेलली हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे सर? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो सर साउंड वेव में ऐसा होता है, इसी कारण से हम इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। जबकि ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है सर कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ना वेव, उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होना चाहिए पार्टिकल्स का, इस तरह से ऊपर नीचे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैसे होता है सर? ऐसे ऐसे उसी के डायरेक्शन में, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडिनल कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर होता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसवर्सल वेव। लेकिन साउंड वेव में ऐसे होता है, इसी कारण से इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। क्लियर हुआ बात? ओके सर। तो क्वेश्चन 4 भी आपको समझ में आ गया, आया? ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कैरेक्टर ऑफ द साउंड help you to identify your friend by his voice while sitting with other in the dark room। ठीक है, तो कोई दोस्त, आपका दोस्त लोग अंधेरे में बैठा है, ठीक है, दो दोस्त बैठ गया, ठीक है, अब दोनों सर चिल्ला रहा है या कुछ आवाज कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त का वो आवाज है? कैसे पता चलता है? तो सर जबकि उसका पिच भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सब कुछ क्या है? सेम है, तो फिर आपको कैसे पता चलता है? तो वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, किस पे? साउंड के क्वालिटी पे, ठीक है ना। तो अगर साउंड का क्वालिटी डिफरेंट रहा हुआ तो आपको साउंड में डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये किसका साउंड है और ये किसका साउंड है। तो किस पे डिपेंड करता है सर? साउंड के क्वालिटी पे। तो सर यही क्वेश्चन नंबर अपना 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अपना 6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है सर? पढ़िए ध्यान से। लिखा है फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस सिमिल्टेनियसली, ठीक है ना, बट थंडर इज हियर्ड ए फ्यू सेकंड आफ्टर फ्लैश इज सीन। वाई? तो बोल रहा है कि थंडर और फ्लैश दोनों एक साथ होता है, लेकिन पहले आपको फ्लैश दिखता है, उसके बाद थंडर सुनाई पड़ता है, ऐसा क्यों? देखते हैं ना आप लोग, बिजली चमकता है रात में आसमान में, कभी बारिश उरिश के मौसम में, तो आपको बिजली पहले चमकते हुए दिखता है, उसके थोड़ी देर के बाद क्या होता है सर? आपको साउंड सुनाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से समझिएगा इसका रीजन। अब क्या है सर कि सर अब दो प्रकार का, एक साउंड वेव हो गया, एक लाइट वेव। क्या सर? साउंड वेव और लाइट वेव। तो जो चमका वो लाइट वेव है सर, तो लाइट का स्पीड एयर में सर, और साउंड का स्पीड लाइट में एयर में, तो सर साउंड का स्पीड कितना होता है? लगभग 344 मीटर पर सेकंड होता है। किसमें सर? एयर में। किसका सर? साउंड का स्पीड। और सर लाइट का स्पीड कितना होता है सर एयर में? लगभग 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। तो सर ज्यादा स्पीड किसका है सर? लाइट का। तो बताइए आपको पहले लाइट पहुंचेगा कि नहीं आप तक? इसी कारण से पहले आपको फ्लैश दिखाई देता है, उसके बाद थंडर आपको सुनाई पड़ता है। समझ आया क्या? कि उसका स्पीड कम है साउंड का, इसीलिए वो आपको लेट से पहुंचता है, इसी कारण से आपको दोनों में के टाइम में डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है बात? समझ में आया? ओके सर, तो क्वेश्चन नंबर 6 यही था। तो इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है ए पर्सन हैज ए हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। एक आदमी है जो साउंड सुन पा रहा है, कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सर? 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज तक का रेंज का साउंड सुन पा रहा है। व्हाट आर द टाइपिकल वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इन द एयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ दिस टू फ्रीक्वेंसी? बोल रहा है कि सर वेवलेंथ कितना होगा अगर हम लोग एयर में हैं, तो सर दोनों का वेवलेंथ कितना होगा? ठीक है सर, मतलब साउंड का मतलब वेवलेंथ का रेंज बताना है, 20 हर्ट्ज के लिए से 20,000 हर्ट्ज तक के लिए वेवलेंथ का रेंज बताना है आपको यहाँ ओवरऑल। किसमें सर? एयर में। तो सर स्पीड कितना दे दिया साउंड का एयर में? 344 मीटर पर सेकंड दे दिया है, अब आपको बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो शुरू में आपको क्या दिया है सर? फ्रीक्वेंसी दिया है स्टार्टिंग में, या म्यू करके लिखे या आप लिखे, हम म्यू करके ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। म्यू 1 कितना दिया है सर आपको? 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज दिया है। अब म्यू 2 कितना दिया है सर? म्यू 2 दूसरा फ्रीक्वेंसी ये दिया है 20,000 हर्ट्ज, यही दिया है।
तो आपको ये सर ये फ्रीक्वेंसी के लिए आपको बताना है वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी आपको वेवलेंथ बताना है कि कहाँ से कहाँ तक। तो हमको क्या पता है सर, वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, यही होता है ना। एक एक करके आप पुट कीजिए वैल्यू और निकाल के दिखाइए, ठीक है सर, निकाल के देखते हैं। तो सर अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो ये 344 हमको दिया हुआ है। अगर हम पहला वाला म्यू को पुट करें, पहला वाला फ्रीक्वेंसी को पुट करें, तो यहाँ कितना पुट करेंगे 20 इंटू वेवलेंथ। तो यहाँ से इधर डिवाइड में चला जाएगा, 344 डिवाइड बाय 20, 2 से डिवाइड कीजिए तो 17 2, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.2 मीटर। समझ में आया? तो ये आएगा मेरा वेवलेंथ, मीटर में आएगा, ठीक है सर। और अगर दूसरे कंडीशन में बात करें, यही स्पीड 344 ही लेना है हमको, लेकिन इस बार कितना लेंगे सर हम लोग, फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज लेंगे ना, तो यहाँ पे 20,000 हर्ट्ज पुट कर दो इनटू सर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ यहाँ से हो जाएगा 344 डिवाइड बाय 2 पर 1 2 3 4 जीरो, तो 72 ना, तो 4 जीरो, तो 4 जीरो के डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 3 डिजिट तो हो गया, 1 डिजिट और 0.0, तो कितना गया सर 0.0172 मीटर आएगा। तो वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया सर, तो हम अगर वेवलेंथ का रेंज का बात करें तो 0.0172 मीटर से लेकर के 17.2 मीटर तक हम लोग को साउंड सुनाई देगा, इतने वेवलेंथ तक का। समझ में आया? कोई दिक्कत आपको? नहीं सर, यहाँ यही था अपना वेवलेंथ का, ठीक है ओके। अब भाई सर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, 2 चिल्ड्रन आर एट अपोजिट एंड ऑफ एल्युमिनियम रड, one strike the end of the rod with a stone, find the ratio of time taken by the sound wave in air and in aluminium to reach the second child। ठीक है, जैसे क्या बोला ना, ध्यान से इसको मिटा दे रहे हैं ना, कि जैसे ये एक एल्युमिनियम का रड है, ठीक है, एल्युमिनियम का रड है, तो बोला 2 चिल्ड्रन आर अपोजिट, एक लड़का इधर है, एक बच्चा यहाँ पे है और एक बच्चा यहाँ पे है, 2 बच्चे हैं, ठीक है एल्युमिनियम। वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रड विथ ए स्टोन, एक क्या किया यहाँ स्ट्राइक किया स्टोन को, यहाँ पे एक एंड पे स्टोन से मारा, ठीक है स्ट्राइक किया। तो अब क्या होगा सर, साउंड जो है यहाँ से चलते चलते एल्युमिनियम से होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा, कहाँ से, एल्युमिनियम से होते हुए दूसरे बच्चे तक पहुंचेगा, यही ना। और दूसरा रास्ता क्या होगा सर, एयर से भी यहाँ तक पहुंचेगा, समझ में आया, किससे, एयर से भी, दोनों तरीके से पहुंचेगा। तो वो हमको बोल रहा है क्या निकालने, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन द एयर एंड इन एल्युमिनियम। तो टाइम का रेशियो बताना, एयर में कितना होगा और सर टाइम एल्युमिनियम में कितना होगा, एल कैपिटल ए स्मॉल एल, ठीक है ना, दोनों का रेशियो आपको बताना है कितना है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, स्पीड साउंड का अगर बात करें हम, साउंड का स्पीड एयर में कितना होता है सर, लगभग 344 मीटर पर सेकंड होता है, अगर दिया है क्वेश्चन में, अगर ये साइड से तो अच्छी बात है। और सर एल्युमिनियम में कितना होता है, तो एल्युमिनियम में लगभग होता है सर 6420, 6420 मीटर पर सेकंड, ये एल्युमिनियम में होता है। ये दोनों वेलोसिटी हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या पता था सर, क्या अगर यहां से यहाँ, ये यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, कितना डिस्टेंस है डी, तो सर एयर में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है ना। तो सर पहला टाइम अगर एयर का हम निकाल लें, तो डिस्टेंस सर डी ही जा रहा है, लेकिन स्पीड कितना से जा रहा है, 344 से, ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टाइम का बात करें किसका सर, एल्युमिनियम में जाने का, तो सर एल्युमिनियम सॉलिड है ना, तो आपको पता है सर सॉलिड में स्पीड ज्यादा होता है तो टाइम कम लगेगा। तो सर इसका बात कर लें, तो सर यहाँ भी डिस्टेंस डी ही चल रहा है, लेकिन 6420 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अब क्या है सर, दोनों का रेशियो बोला लेने के लिए, इधर साइड में हम रेशियो ले लेते हैं, टी एयर बाय टी एल्युमिनियम, तो क्या हो जाएगा सर, डी बाय 344 डिवाइड बाय डी बाय 6420, यही ना। इस तरीके से दोनों रेशियो मतलब सर डिवाइड ना, डिवाइड कर दिए, तो सर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर, इनटू हो जाता है ना, 6420 बाय डी।
तो डी यहाँ से कट गया, तो रेशियो कितना गया सर 6420 डिवाइड बाय 344, इतने के रेशियो से वो चलेगा। अगर हम उसको डिवाइड करना चाहें तो आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं एक्यूरेट कितना आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं। क्या सर कि सर टाइम कितना लग रहा है रड में जाने में और कितना लग रहा है सर अपना एयर में चलने में, दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन 8 आपको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम लोग चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है सर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स या साउंड इज 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया सर 100 हर्ट्ज। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट। तो बोल रहा है कि एक सेकंड में, एक मिनट में कितना बार वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला बात करें, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। क्या सर? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी का सर डिफिनेशन है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, क्या गया सर? नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय क्या? टाइम पर सेकंड। मतलब सर टाइम से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब एक सेकंड में कितना है ये निकल जाएगा आपका। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब सर फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया है 100 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी के जगह कितना पुट कर दे रहे हैं हम? 100 कर रहे हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन x है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं x, जिसको हमको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, और टाइम कितना दिया सर? 1 मिनट दिया है। क्या? तो 1 मिनट मतलब कितना सेकंड? 60 सेकंड। क्या? तो यहाँ पे हम लोग 60 पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा सर? 100 इंटू 60, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 6 पे 30 मतलब 6000। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा सर? 6000। वहां पे 1 मिनट में कितने बार ऑसिलेट करेगा सर? 6000 बार ऑसिलेट करेगा, अगर उसका फ्रीक्वेंसी 100 है तो। क्लियर हुआ बात? तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकाल लिए। ठीक है सर, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए ध्यान से पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। तो क्या क्या सेम लॉ फॉलो करता है जो लाइट का लॉ है? तो यस फॉलो करता है। तो सर लाइट का कौन कौन सा 2 लॉ था सर? इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? सेम होता है। और दूसरा लॉ क्या था सर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होता है? एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो यहाँ पे दोनों चीज लॉ फॉलो करता है। ठीक है सर, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो सर इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना 11 है। क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11। चलिए तो फिर अब हम लोग इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है पढ़िए तो। लिखा है व्हेन ए साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एन इको इज प्रोड्यूस। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के आता है, उसी को हम लोग इको कहते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द सोर्स ऑफ साउंड प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। डिस्टेंस को क्या रखना है? सेम। जहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो क्या रहा है ना, उसका और जो आप सुन रहे हो दोनों का डिस्टेंस वही, उसको वैसे को वैसे रहने दीजिए। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है? डू यू हियर इको साउंड ऑन ए हॉटर डेज। क्या बोल रहा है कि हॉटर डेज में क्या आपको इको सुनाई देगा? ठीक है, तो हमको तो पता है भाई इको तभी सुनाई देगा, मिनिमम टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। जो हम बोले हैं उसका आवाज आने का टाइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 0.1 सेकेंड, तभी सुनाई देगा। लेकिन बोला कि अगर हम हॉटर डे में चले जाएं तो क्या होगा? तो हमको क्या पता है सर, अगर हम बात करें क्या सर, अगर हम बात करें टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये आपको पता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो वो बोला हम दोनों को वहीं रहने के लिए, मतलब क्या सर? डिस्टेंस को वही रखने बोल दिया है, डिस्टेंस को वही रखने बोल दिया है। ठीक है, अब वहां से यहां तक आने में टाइम कुछ तो लग रहा होगा। ठीक है, पहले टाइम मान लो टी लग रहा था, अगर अब हॉटर डे आ गया तो हॉटर डे में हम आपको क्या बताए थे कि साउंड का स्पीड बढ़ जाता है। क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा। हॉटर डे होगा मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? स्पीड भी क्या होता है? बढ़ जाता है। पता है ना, साउंड का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो सर स्पीड ज्यादा हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर टाइम 0.1 सेकंड से कम हो गया, किससे? 0.1 सेकंड से कम हो गया, तो फिर हम लोग को सुनाई नहीं देगा। क्लियर हुआ बात? समझ में आया यहां तक? चलिए ठीक है, गुड। तो सर ये क्वेश्चन भी 11 नंबर हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12
क्या लिखा है, गिव टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो दो प्रैक्टिकल अपना एप्लीकेशन बताना है सर, क्या कि सर इसका क्या सर, रिफ्लेक्स साउंड वेव का, ठीक है। गिव द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो सर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं सर, एक तो हमको पता है मेगाफोन सब जो है अपना वहाँ करते हैं, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये सब में करते हैं ना, और फिर स्टेथोस्कोप डॉक्टर लोग जो यूज करता है वहाँ करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम लोग सर यूज करते हैं इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, ठीक है। जैसे एक्सरे वगैरह कराते हैं वहाँ भी सब याद है ना आपको सर, यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसके बाद है सर क्वेश्चन नंबर 13। ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देख करके, देखिए तो फटाक से क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है क्या आपको समझ में, ठीक है। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से, फिर डिस्कस करते हैं उसको एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई into a pond of water at the base of the tower. When is the splash here at the top? जी भी बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझिएगा क्या कहानी है। कहानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक 500 मीटर का बिल्डिंग है। कितने मीटर का, 500 मीटर का बिल्डिंग है। यहां से एक हम बॉल उल कोई भी चीज को गिराएं, स्टोन को गिराएं। अब यहाँ क्या था सर, मेरे पास एक कुआं था, यहाँ पे पानी में एक कुआं था, ठीक है ना, इस तरीके से कुआं है, ठीक है ना, पूरा भरा हुआ है पानी। इसमें आया ये इस तरीके से आके गिरा, डब आवाज करेगा कि नहीं, पानी में गिरता डब आवाज करता है कि नहीं सर, गिरा पत्थर आवाज किया। तो ये आपको कितने देर का ध्यान से छोड़ने के बाद कितने देर के बाद सुनाई पड़ेगा, टकराने के बाद नहीं पूछा है कि छोड़ने के बाद कितना देर के बाद आपको सुनाई पड़ेगा। तो पहले हमको एक टाइम निकालना पड़ेगा, क्या सर, यहां से ये यहां तक कितने देर में आया, फिर टकराएगा तो फिर साउंड वेव वहां से वहां तक कितने देर में जाएगा। तो दो टाइम हमको यहाँ पे निकालने का नीड है, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम पता चल जाएगा कितने देर के बाद सुनाई पड़ेगा। ये बात समझ में आया। तो सर हम बॉल को गिरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉल को गिरा रहे हैं। तो यू कितना ले लेंगे सर, यू 0 ले लेंगे, और जी बोला है 10 लेने के लिए, जी कितना बोला है 10 लेने के लिए। तो सर हम एस लगा दे, एस वाला फॉर्मूला वहां से निकाल लेंगे, क्या टाइम कितना लगा निकाल सकते हैं, तो लगा दीजिए सर। एस इक्वल टू क्या होता है, यू टी, नीचे गिर रहा है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। याद होगा आपको फिजिक्स का ये फॉर्मूला, इसी को यूज करना है यहाँ पे। तो सर एस कितना ले लेंगे 500, यू कितना सर 0 इंटू टी प्लस हाफ, जी कितना लेना है सर 10 लेना है इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब सर वहां से नीचे तक का आने का टाइम का स्क्वायर। तो T1 का स्क्वायर लिख दे, क्या लिख दिया। चलिए अब बताइएगा, तो 500 बराबर क्या हो गया सर, 500 बराबर ये 0 इंटू 2 0 खत्म, हाफ इंटू 10 इंटू T1 का स्क्वायर। तो 2 से 5 जाना, 5 जा, तो सर यहां से क्या आ गया अपना 500 इक्वल टू 5 T1 का स्क्वायर। तो यहां से T1 का स्क्वायर अगर हम निकालने जाएंगे तो 500 बाई क्या हो जाएगा, 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए 100, ठीक है। तो T1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर 100, यहां से स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, रूट 100, तो यहां से कितना आ जाएगा सर 10 सेकंड, कितना आ जाएगा टाइम 10 सेकंड। मतलब सर बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में भी 10 सेकंड लगा है, ठीक है। अब एक सर टकराया तो अब साउंड को वहां से वहां तक जाने में कितना लगेगा। तो साउंड पे जो है ना, साउंड वेव प्रोपोगेट करेगा तो उसके ऊपर जी यू काम नहीं करता है, जी काम नहीं करता है, याद रखिएगा। तो वहां उसके जाने के लिए सीधा फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। समझ में आया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो सर कितना मीटर की अगर ऊपर जाएगा टकराने के तो फिर से 500 मीटर ऊपर जाना होगा ना, वहीं पे हम लोग खड़े हैं। तो सर स्पीड डिस्टेंस के जगह कितना ले लेंगे 500 मीटर। अब सर साउंड का स्पीड कितना लेंगे, एयर में कितना लगभग 340 मीटर, क्वेश्चन में अगर लिखा है क्या कितना लेना है, लिखा है 340 मीटर पर सेकंड आपको लेना है। तो सर हम स्पीड कितना ले लेंगे सर, एयर में साउंड का स्पीड 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम यहाँ T2 जाने का टाइम टक्कर के बाद। तो यहाँ पे ये देखिए एस वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बॉल पे ग्रेविटी काम कर रहा था, इस पे काम नहीं कर रहा है वो चीज, ठीक है, क्लियर है, इसी के लिए। तो यहाँ से T2 बराबर क्या लगा देंगे 500 बाय 340, फिर कट हुआ तो सर इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 1.47 सेकंड, कितना गया सर 1.47 सेकंड।
तो अगर आप बात करें टोटल टाइम का, टोटल टाइम कितना लग जाएगा सर, उसको बताइए आप लोग। टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा सर, दोनों टाइम को जोड़ देंगे, T1 प्लस T2, जाने का भी और आने का भी, यही ना सर। जितना आने में लगा फिर जाने में जितना लगा, तो सर आने में कितना लगा था, यहां हम निकाल के रखे थे 10 सेकंड, फिर ऊपर जाने में कितना लगेगा सर 1.4 सेकंड, तो लगभग कितना हो गया 11.4 सेकंड। समझ में आया, इतना सेकंड आप लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को कि सर कैसे आया और कैसे टकरा करके वापस फिर गया। ठीक है, क्लियर है, ओके सर। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 13 हो गया, हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फटाक से पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, ए साउंड वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकंड। एक साउंड वेव ट्रेवल कर रहा है कितने के स्पीड से, 339 मीटर पर सेकंड से। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, इसका वेवलेंथ कितना है सर 1.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, सेंटीमीटर में दिया है, जबकि स्पीड किस में दिया, मीटर पर सेकंड में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है सर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट ऑडिबल, बोला फ्रीक्वेंसी क्या होगा और क्या ये ऑडिबल होगा, क्या हम लोग सुन सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच रहा तो ऑडिबल होगा, तो हम लोग सुन सकते हैं, अगर नहीं रहा तो ऑडिबल नहीं, हम नहीं सुन सकते हैं। क्लियर हुआ, तो चलिए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले बताइए तो सर हमको डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ कितना दिया है सर, वेवलेंथ दिया 1.5 सेंटीमीटर, नोट कर ले रहे पहले 5 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या 0.015 इतना ना मीटर आ गया सर हम लोग का। अब सर हमको वेलोसिटी कितना दिया है सर, वेलोसिटी दिया है 339 मीटर पर सेकंड, ये हमको वेलोसिटी दे दिया है, दो चीज दे दिया है। चलिए अब फॉर्मूला याद कीजिए, क्या था सर, वेलोसिटी इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये था ना न्यू इंटू वेवलेंथ। तो बताइए सर हम वेलोसिटी 339 है इक्वल टू हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है इंटू वेवलेंथ कितना दिया है सर, वेवलेंथ दिया है 0.015, कितना दिया है, इसको मिटा ले रहे हैं 0.015। अब ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा सर 339 डिवाइड बाय 0.015, पॉइंट उड़ाएंगे तो 3 जीरो ऊपर चला जाएगा, क्या 3 जीरो ऊपर चला गया, चला गया ना। अब सर क्या बच गया 339,000 बाय 15, यही क्या। अब आराम से डिवाइड कीजिए तो 15 टू जा 30, 3 बचा 39 हो गया, फिर 15 टू जा 30, 9 उतरा, 0 उतरा, 15 6 जा 90 ना, फिर 2 जीरो और, तो कितना आ गया सर 22600 हर्ज, मतलब 22,600 हर्ज आ गया क्या फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब क्वेश्चन पूछा क्या ये ऑडिएबल है, तो ऑडिएबल रेंज कहां से था कहां तक, 20 से 20,000 हर्ज तक था ना, तो ये तो 22,600 हर्ज आ गया, उससे भी ज्यादा आ गया ना। हाँ सर 20,000 से ज्यादा आ गया ना, जो रेंज था जहां तक अपर लिमिट था उससे ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब क्या सर हम लोग उसको नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे ना। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना, ठीक है सर। अब है क्वेश्चन नंबर ठीक है नेक्स्ट सर, क्या व्हाट इज रीवाइब्रेशन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, व्हाट इज रीवाइब्रेशन। तो रीवाइब्रेशन क्या होता था कि जैसे हम लोग को कहीं से साउंड इको सुनाई देता था, तो बार बार टकरा टकरा करके अपने लोग को क्या हो सुनाई दे, बार बार रिफ्लेक्शन हो और हम लोग को सुनाई दे, इसी चीज को प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, रीवाइब्रेशन कहते हैं, इसी को कहते हैं ना। जैसे सिनेमा हॉल वगैरह किसी हॉल वगैरह में आपको देखते होंगे, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी किसी किसी हॉल में, लिख रहा हाउ कैन बी इट रिड्यूस, तो सर हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमको पता है सर, आप जो सरफेस बिछाइए ना अपने वॉल वगैरह पे ऊपर सेल्फिंग पे, क्या कीजिए एब्जॉर्बिंग सरफेस लगा दीजिए, कैसा एब्जॉर्बिंग सरफेस, जो क्या करे साउंड को एब्जॉर्ब करके रख ले, तो टक्कर खाने के बाद फिर से आपको वो सुनाई नहीं देगा। जब हम बोल रहे तब तो सुनाई देगा ही आपको, साथ में क्या होता है उधर से टक्कर खा खा करके भी आकर के सुनाई देते रहता है आपको, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा सुनने में। तो आप क्या कीजिए, आप मेरा जो जा रहा है बस आप ही तक जाएगा और बाकी वहां से जो टक्कर खा के आ रहा था वो एब्जॉर्ब करके दीवार रख लेगा। तो समझ में आया, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस उसको बना दीजिए थोड़ा सा कच्चा प्लास्टर वगैरह करके, तो जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो सर इस तरीके से 15 नंबर क्वेश्चन भी अपना हो गया।
अब सर क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा? व्हाट इज लाउडनेस ऑफ साउंड। पहला क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड। अब लिखा व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड ऑन। ठीक है सर। अब सर इसके किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करना है ये भी बताना है मेरे को, और सर लाउडनेस ऑफ साउंड क्या है ये भी बताना है। ठीक है, ये दोनों चीज बताना है। तो अगर हम इसका आंसर का बात करें तो सबसे पहले लाउडनेस के बारे में बोला है, तो लाउडनेस क्या है सर? ये एम्पलीट्यूड बताता है। कौन बताता है सर कितना लाउडनेस है किसी साउंड का? वो डिटरमाइन किया जाता है एम्पलीट्यूड के द्वारा। और सर एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है सर? एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है कितने फोर्स से हम उसको वाइब्रेट किए हैं। कोई चीज वाइब्रेट करता है ना, तो कितना उस पर फोर्स मारे हैं। अगर फोर्स ज्यादा मारेंगे, अगर सर साउंड ज्यादा लाउडली होगा, तो क्या होगा? उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगा ट्रैवल करने के लिए। एनर्जी ज्यादा ट्रैवल रहेगा तो वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। अगर हम दूर में भी रहेंगे तो हमको सुनाई दे सकता है। तो सर किस पे डिपेंड करेगा? जो हम फोर्स मारे हैं उसके ऊपर, एम्पलीट्यूड के ऊपर, ये सब पे मेरा ये क्या करेगा सर? फैक्टर डिपेंड्स करेगा लाउडनेस का। समझ में आया आप लोग को? कोई दिक्कत? अगर हम बात करें सॉफ्ट साउंड का और किसका सर? लाउड साउंड का, दोनों का अगर बात करें तो ग्राफ से अगर बात करें, ध्यान से देखिए, जैसे ये एम्पलीट्यूड, ठीक है, ऊपर देख रहे हैं ना आप, ठीक है, और अगर ये एक फिगर देखें आप, ठीक है, तो आपको एम्पलीट्यूड ज्यादा किसमें दिख रहा है सर? इसमें दिख रहा है ना, एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है ना, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है सर? कम। तो ये सर ज्यादा लाउडलर साउंड होगा, इसका साउंड का लेवल क्या होगा? ज्यादा, ये ज्यादा लाउडली होगा। और ये अपना सॉफ्ट साउंड होगा, ये क्या होगा? धीरे धीरे साउंड थोड़ा। ठीक है ना? तो सर इस तरीके से हम ग्राफ भी उसका प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात? ओके सर। तो 16 नंबर भी क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। बोला एक्सप्लेन हाउ बैट्स यूज अल्ट्रासाउंड टू कैच प्रे। तो वो सर किस तरीके से किसी इंसेक्ट वगैरह को कैसे पकड़ता है, जो अपना प्रे, जो इंसेक्ट एक टाइप का, उसको कैसे पकड़ता है? कौन सर? अपना बैट्स, मतलब चमगादड़ कैसे पकड़ता है? अल्ट्रासाउंड का यूज करके। तो ये क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से। ठीक है, क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया बैट्स। अब ये क्या होगा? अल्ट्रासाउंड तो आपको पता है ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है, उसका सर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी उसके पास ज्यादा होगा। तो गया, अब टक्कर खाने के बाद क्या, टकराने के बाद उस प्रे से या इंसेक्ट से फिर वापस आ जाता है। क्या हो जाता है? वापस। फिर ये अपने माइंड वगैरह में कैलकुलेट कर लेता है कि वो कहाँ पे, किस डायरेक्शन में, कितना दूर है, ये सब चीज ये कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है ना? जिससे इसको पता चल जाता है कि वो कहाँ है, और उसका जाकर के वो उसको पकड़ लेता है। क्लियर हुआ? तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, जिससे इसको पता चल पाता है हर चीज। ठीक है सर। तो यही था क्वेश्चन नंबर 17 कि ये किस तरीके से उसको पता कर पाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। सर अब अल्ट्रासाउंड को हम कैसे यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए? तो ऐसा कुछ जगह होता है जहाँ पे हम लोग हाथ उससे नहीं जा पाता है, हम लोग का पहुंच पाता है, वहां साफ करना है। ठीक है ना? तो हम लोग उसको क्या करते हैं? किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, और फिर उस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? हम अल्ट्रासाउंड वेव प्रोवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए ना आप, हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। तो सर हम जिसको नहीं साफ कर सकते उसको क्या किए? एक सॉल्यूशन में डाल दिया। अब वहां पे क्या किया? उस सॉल्यूशन में हम लोग अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो अब उस अल्ट्रासाउंड के कारण ना, जो वहां अपना वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा होने लगेगा, जो वाटर है वगैरह है ना, वहां वाइब्रेशन होने लगेगा, जिसके कारण उसका जो डस्ट पार्टिकल है ना, उसमें भी वाइब्रेशन वगैरह आने लगेगा। फिर वो अपनी जगह से हिलने डुलने लगेगा, और क्या होगा? सब नीचे गिर के पानी में आ जाएगा, और फिर बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं? क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात? तो यही था क्वेश्चन नंबर अपना 18। अब है सर क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर? एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सर सोनार का एप्लीकेशन भी बताना है और वर्किंग भी बताना है। तो वर्किंग पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमको फोटो का जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे ये अपना क्या है सर? शिप है। ये अपना क्या है सर? शिप, जो पानी में क्या कर रहा है सर? चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। ठीक है, अब क्या है सर? यहाँ पे दो प्रकार का चीज लगा रहता है सोनार में, दो प्रकार का डिवाइस होता है, जिसको एक को हम लोग क्या कहते हैं सर? ट्रांसमीटर, और एक को कहते हैं डिटेक्टर। तो यहाँ ट्रांसमीटर लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है? डिटेक्टर। ये नीचे में लगा हुआ है, दिख रहा है आप लोग को? अब ट्रांसमीटर क्या करता है? वहाँ अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये अल्ट्रासाउंड इस तरीके से आता है, और अगर ये क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट से टकरा करके फिर वापस आ जाता है। साउंड क्या होता है? टकरा के वापस आता है। तो इस तरीके से ये वापस आता है,
और डिटेक्टर इसको क्या करता है सर, पकड़ लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है डिटेक्टर, समझ में आया। और उसके बाद उसको तो पता ही रहता है कि सर जो हम साउंड भेजे हैं उसका स्पीड सर वाटर में कितना होगा, ठीक है, वो स्पीड उसको पता रहता है, उस तरीके से वो कैलकुलेट करके अपने पास निकाल लेता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, समझ में आया, किस डायरेक्शन में है, ये सब कुछ कर लेता है। तो सर अब इसका एप्लीकेशन पूछ रहा है कि एप्लीकेशन क्या है इसका। तो क्या होता है ना, मछली मारने वाला सब जो होता है ना, बहुत ज़्यादा जो एडवांस लोग हैं, अभी से तो आप गांव में नॉर्मल देखे होंगे तालाब उलाब में मछली मारते हैं, तो एडवांस जो समुद्र वगैरह में मछली मारते हैं ना, तो वो यही सब सोनार सिस्टम का यूज करके वहाँ पे मारा जाता है, ठीक है, जिससे पता चल पाता है कि मछली का बहुत सारा झुंड कहीं घूम रहा है, तो अल्ट्रासाउंड भेजता है, वहां से टक्कर खा के इसके पास आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि सर कहाँ पे मछलियां हैं। तो ये चीज आपको भी समझ में आ गया, ठीक है सर, उस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा डेरिवेशन का भी अगर बात करिएगा, तो डेरिवेशन का अगर बात करें, जैसे ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे है, तो रिटर्न भी आएगा कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। और सर साउंड वेव का स्पीड आपको पता है कि सर साउंड का वाटर में कितना स्पीड है, तो अगर हम बात करें टोटल डिस्टेंस 2D वो चला, तो सर वेलोसिटी इंटू जो टाइम लगा, ये डिटेक्टर कैलकुलेट कर लेगा उस टाइम को इतना, तो हम यहाँ से डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो v इंटू टी बाय 2 कर देंगे, इसको 2 को डिवाइड में भेज देंगे, तो उससे क्या निकल जाएगा कि वो कितने डिस्टेंस पे, ये भी पता चल जाएगा। तो सर ये ठीक है, अपना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, आइए फटाक से क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, तो क्या लिखा है, ए सोनार डिवाइस ऑन ए सबमरीन सेंड आउट ए सिग्नल एंड रिसीव एन इको 5 सेकंड लेटर, एक साउंड को भेजे और 5 सेकंड के बाद उसका इको उसको सुनाई दे दिया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सबमरीन इज 3625 मीटर। बोला उसका जो डिस्टेंस है ना कितना है सर, 3625 मीटर है। कितना है डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का सर, वहां से अपना सबमरीन से 3625 मीटर, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम उसको लग रहा है सर टकरा के आने में 5 सेकंड, टाइम टोटल टाइम दिया है वहां से जा करके आने में, टोटल टाइम कितना लग रहा है सर 5 सेकंड। आपको बोला कि वेलोसिटी निकाल के बताओ, क्या बताओ, वेलोसिटी निकाल के, चलिए निकाल के देखिए क्या वेलोसिटी। तो आपको पता है सर यहां से डिस्टेंस इक्वल टू क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम बाय 2, ये टोटल टाइम है, ये सर डिस्टेंस है सिर्फ यहां से यहां तक का, ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना, कौन सा डिस्टेंस दिया है। तो सर हमको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3625, तो हम 3625 पुट कर दिए। सर वेलोसिटी निकालना है, सर टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, तो सर 3625 इंटू 2, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप कैंसिल कीजिए, 5 7 जा 35, 1 उतरा, 5 2 जा 10, 10 2 उतरा, 5 5 जा 25, तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू आ गया 725 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना सर 1450 मीटर पर सेकंड, तो कितना दूर है सर वो 1450 मीटर पर सेकंड, मतलब उसका स्पीड है किसका सर, साउंड का वाटर में। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब सर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्या है सर, चले देखे, तो ये सर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या लिखा है पढ़िए, एक्सप्लेन हाउ डिफेक्ट इन ए मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्ट यूजिंग अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। तो मेटल वाला ब्लॉक वगैरह जो ना, जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह में होता है ना, वहां यूज किया जाता है। अगर वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है ना, कुछ डिफॉल्ट आ गया, समझे सर, डिफेक्ट आ गया, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, अपना जो बिल्डिंग वगैरह कमजोर हो जाता है। तो सर उसमें अगर कोई हॉल वगैरह आ गया या डिफेक्ट आ गया तो वो कैसे पता चलता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सर हम लोग जो है ना ये भेजते हैं, कौन सा सर, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड हम लोग क्या करते हैं, उसको भेजते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जाता है, और अगर कहीं पे डिफ्लेक्ट मतलब डिफॉल्ट वगैरह है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो वहां से टक्कर खा के वापस आ जाएगा। अगर डिफॉल्ट वगैरह नहीं है तो वो क्या होगा, सीधा चला जाएगा, जैसे फिगर आपको बना के दिखा सकते हैं इसका, ठीक है। ये अपना इस तरीके से कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये हल्का सा इस तरीके से टेढ़ा सा बना दिए, ठीक है। इस तरीके से हम आपको कलर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से थोड़ा सा कर दे रहे हैं, ठीक है, कलर कर दिए सिर्फ, ठीक है। या ब्लैक कलर आप खुद समझ लीजिएगा,
यहाँ इस तरह से कलर कर दिए। अब क्या है सर, यहाँ पे कहीं पे डिफॉल्ट वगैरह कुछ है इस तरीके से, यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह है, तो हम क्या करते हैं इस एंड से अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड इस तरीके से भेजते हैं, ठीक है। अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो ये क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ डिटेक्टर कुछ रहता है जो इसको क्या करेगा सर, अपना सुन सकता है डिटेक्टर, ठीक है ना, ऑब्जर्व कर सकता है, इस तरीके से डिटेक्टर वगैरह यहाँ बना हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो वो सर इसको पहचान सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन अगर फॉल्ट हुआ तो ये क्या होगा, इस तरीके से वापस आ जाएगा, समझा। यहाँ भी डिटेक्टर रहेगा, तो अगर ये डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचा, ये वाला डिटेक्टर के पास ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हुआ, वहां से वापस हो गया है, तो जरूर वहां पे क्या होगा, कोई फॉल्ट वगैरह होगा, ठीक है। तो डिफेक्ट वगैरह आप लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं, क्लियर है बात। तो अल्ट्रासाउंड का ये यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्लियर है सर। ओके, यही था क्वेश्चन नंबर 21। अब ये इतना माइन्यूट होता है ना कि हम लोग को नॉर्मली पता नहीं चल पाता कहीं कुछ डिफॉल्ट वगैरह है कि नहीं है, इसके लिए हम लोग ये अल्ट्रासाउंड वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब छोटा छोटा माइनर चीज एकदम जो हम लोग को नहीं दिख रहा है वो चीज कैसे पता कर लेंगे हम लोग, तो उसके लिए ये सब चीज यूज करते हैं। अब सर लास्ट क्वेश्चन है, हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स। सर ह्यूमन ईयर अपना लोग का कान जो कैसे वर्क करता है, तो हम आपको बताए थे क्या कैसे वर्क करता है सर। ये 3 पार्ट में अपना ह्यूमन ईयर बना हुआ रहता है, एक आउटर मोस्ट पार्ट, फिर सर बीच वाला पार्ट, और सर फिर लास्ट वाला पार्ट, 3 पार्ट में बना हुआ था ना। तो सर सबसे बाहरी वाला पार्ट जो वहाँ एक पीना होता है, जो क्या करता है सर, सारे साउंड को पकड़ के लाता है, ठीक है। सारे साउंड को लेकर क्या किया, उसके बाद क्या करता है, साउंड अंडर से कैनल जो था ऑडिटरी कैनल, वहां से होकर के कहां तक जाता है सर, मिडिल तक जाता है, जहां एक मेम्ब्रेन, पतला सा मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसको जाकर के वो क्या करता है सर, बजाता है, जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वो मेम्ब्रेन को, पतला सा मेम्ब्रेन ईयर ड्रम होता है, जहां पे जाकर उसको वाइब्रेट करता है ये साउंड, ठीक है। कैसा आया, पीना से आया सर अपना, फिर वहां से अपना रास्ते से जाने लगा सर, कौन सा, ऑडिटरी कैनल से होकर के गुजरता है, फिर भी रास्ते में एक पतला सा कैनल, अति पतला सा क्या होता है सर, मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, पतले वाले मेम्ब्रेन को हम लोग ईयर ड्रम कहते हैं, उसको ये वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो सर जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है ना, उसको फिर 3 बॉन्ड जो होता है ना और तेज कर देता है, 3 बॉन्ड वहां पे पाया जाता है मिडिल पार्ट में। सर कौन कौन सा सर, उसका नाम है अपना क्या सर, हैमर, एबिल एंड स्ट्रप, ये तीनों क्या करता है, उसको और तेज कर देता है। फिर वहां वो तेज होता है, फिर वहां से वो कहाँ जाता है, अपना इनर पार्ट में जाता है, सबसे अंदर वाला, ठीक है ना। सर इनर पार्ट में जाता है, तो वहां पे प्रेशर का चेंजिंग आता है, क्या होता है सर, प्रेशर का चेंजिंग, प्रेशर का चेंजिंग आने के कारण ये जो अपना साउंड वेव था ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। किस सिग्नल में सर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो सर कोकेला करता है, कोकेला उसको सर कन्वर्ट करने में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में काम करता है। फिर वहां से क्या होता है सर उसको ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन पे पास भेजा जाता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडिटरी सर नर्व के द्वारा ब्रेन तक भेजा जाता है, जिससे हमको हर एक चीज समझ में आता है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस, क्या बोल रहा है सामने वाला, क्या कर रहा है, उसके बाद हमको ये पूरा प्रोसेस समझ में आता है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से सर, कैसे अपना ईयर काम करता है, एक एक करके कैसे गुजरा, कहाँ किससे ईयर ड्रम से टकराया, फिर वहां से कैसे वो इलेक्ट्रिक प्रेशर चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, उसका एम्पलीट्यूड कौन बढ़ाया, तीनों बॉन्ड कौन कैसे बढ़ाया, फिर उसके बाद सर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऊपर कौन भेजा कि, तो फिर उसका ब्रेन अपना क्या किया, उसको अपना ऑब्जर्व डिटेक्ट कर सका कि क्या बोल रहा है सामने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अपना 22 क्वेश्चन थे, जो 22 ऑल क्वेश्चन अपन लोग का हो गया कंप्लीट। तो पूरे तरीके से आपका ये चैप्टर अब जाके खत्म हो गया है, और शायद आपका अब क्या सर, पूरा साइंस क्लास 9th का आज जाकर के खत्म हो गया, ठीक है। फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी। तो आप लोगों को मेरे साथ मजा आया कि नहीं आया, आया होगा मजा। सर सारे क्वेश्चंस भी किए आपके साथ प्रैक्टिस, और उसके अलावा सर चैप्टर के थ्योरी को भी अच्छे से डिस्कस किए। तो सर अब आप लोग का क्या जिम्मेदारी है, इसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना, रिवाइज करते रहना, नोट्स को देखते रहना। अब इसके अलावा कुछ नया आना होगा, क्या लाना है नहीं लाना है वो हम सोच करके आपका नया वीडियो में अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। चलते हैं तब, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।